हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो में काफी न्यूज में रहता है। ये है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? एंटी डिफेक्शन का मतलब है एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया था। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एंटी डिफेक्शन नाम का एक लॉ लेकर के आए कि आपने अगर अब अपनी पार्टी चेंज की और बार बार ये इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये किन पे एप्लीकेबल होता है? किसको डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दोनों हाउसेज, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है उनके मेंबर्स पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की असेंबलीज, इन दोनों के मेंबर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली लेजिस्लेटर को क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो बार बार फ्रिक्वेंटली ये पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सारे डिसीजन इसके तहत कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा, मींस जो उसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर है हाउस का, उसके हाथ में सारी चीजें हैं, वो डिसाइड करेगा एंड उसका डिसीजन क्या समझा जाएगा? फाइनल समझा जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आया कहां से ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड किया गया। कहां ऐड किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। चार जो है वो आर्टिकल अमेंड किए गए, आर्टिकल 101, 102, 190 और 191। ये बेसिकली पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इन चार आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की गई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो बात कर लेते हैं फीचर्स की कि इसके फीचर्स क्या हैं और ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कि किस आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। 3 केसेस है। पहला केस तो क्या है, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से ही रिजाइन कर देते हैं, है ना। आप इलेक्ट होकर के जाते हैं पार्टी के मेंबर बन के। आप फॉर एग्जांपल बीजेपी की मेंबरशिप मेरे पास थी, मैं इलेक्ट होकर के हाउस में गई और मैंने बीजेपी की मेंबरशिप ही छोड़ दी, तो ऐसे केसेस में मुझे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक केस ये भी कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो व्हेन यू आर नॉट सपोज्ड टू ज्वाइन दैट। अब ये कैसे हो सकता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन नहीं कर रहे थे और फिर ज्वाइन करते ही आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग गया? ये है, देखिए ये 2 केसेस है। पहला तो जब आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर थे, आपने इलेक्शन लड़ा और आप इलेक्ट होकर के हाउस में चले गए, फिर आप वहां जाकर के क्या करते हो? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो, जो कि गलत है, क्योंकि आप जो है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट होकर के गए हो। लोगों ने ट्रस्ट एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में दिखाया, ना कि किसी पार्टी के मेंबर में। तो आप अगर यहां से इंडिपेंडेंट जीत करके वहां जाके कोई पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा है जो नॉमिनेटेड मेंबर है, इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर है दोनों हाउस में, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ। आफ्टर पे ध्यान रखना, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने उनको मिलते हैं। जो नॉमिनेट होते हैं ना, राज्यसभा में नॉमिनेट 12 लोग होते हैं और पहले एंग्लो इंडियन के 2 लोकसभा में होते थे। तो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स विद इन 6 मंथ कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे जिसकी तरफ उनकी आइडियोलॉजी अलाइन करती है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट आफ्टर 6 मंथ इफ दे ज्वाइन तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं आपकी अपनी आइडियोलॉजी को समझने के लिए कि मेरी किस पार्टी के साथ आइडियोलॉजी मैच कर रही है। तो ज्वाइनिंग वाले ये 2 केस है कि इंडिपेंडेंट होके कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड होके 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। तीसरा ग्राउंड है, आप अपने पार्टी की डायरेक्शंस जो हैं उनसे अलग वोटिंग करते हो हाउस में। मतलब आप पॉलिटिकल पार्टी या विप जिसको कहते हैं, वो हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो विप के डायरेक्शंस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, अपने पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हो, उसके अकॉर्डिंग वोट नहीं करते हो हाउस में, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की कि कब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, कौन से एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ के। तो पहला है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 2/3 से मर्ज कर जाए। कहने का मतलब है एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, इसके 2/3 मेंबर पॉलिटिकल पार्टी बी में मर्ज कर जाते हैं, तो इसको एंटी डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हो रहा हो तो आप अपनी पार्टी की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल पार्टी बोलती है कि आपको कैंडिडेट ए को वोट करना है, बट आप कैंडिडेट बी को वोट कराते हो, तो इसमें एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा इस ग्राउंड पर।
ठीक है, क्योंकि कैसे बोला गया था ना कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन से अलग वोटिंग करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज द एक्सेप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीक्रेट वोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 बोलता है कि पहले क्या होता था कि स्प्लिट का मतलब होता है पार्ट में टूट जाना, है ना। तो स्प्लिट जब पॉलिटिकल पार्टी का होता था, फॉर एग्जांपल कुछ मेंबर्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से निकल करके दूसरी पे चले गए, तो उसको भी नहीं मानते थे कि एंटी डिफेक्शन है, बट 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से स्प्लिट को एंटी डिफेक्शन माना जाता है। ठीक है, तो थर्ड इज, तीसरा एक्सेप्शन इसका बनता है, फर्स्ट एक्सेप्शन ये है, सेकेंड एक्सेप्शन ये है, थर्ड एक्सेप्शन क्या है, प्रेसिडिंग ऑफिसर इज एग्जेम्प्टेड। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है। वो अगर अपनी ड्यूटी एज अ चेयरमैन, एज अ स्पीकर इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कई बार क्या करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर देते हैं और प्रेसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी निभाते हैं। तो ऐसे केस में अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन एप्लीकेबल है। नो, दिस इज बिकॉज ऑफ अनपार्शियलिटी एंड अनबायस्डनेस। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है। 2/3 मर्जर अगर हो जाए और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, थर्ड इज प्रेसाइडिंग ऑफिसर इज एग्जेम्प्टेड कि पहले वो अपनी पार्टी को क्विट करता है और जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहता तब जाकर के रिज्वाइन कर लेता है उस पॉलिटिकल पार्टी को, तो इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पावर्स किसके पास है डिस्क्वालीफाई करने की? देखिए, मैंने बताया कि सारे डिसीजन किसके हाथ में है? चेयरमैन या स्पीकर के हाथ में। वही डिसाइड करते हैं कि हु विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन। पर क्या वो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं? नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अगर उनको लगता है कि उनके मेंबर ने डिफेक्ट किया है तो वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर को जाकर के बता सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ द एक्ट, है ना। तब प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब किसी भी पॉलिटिकल किसी भी मेंबर की कंप्लेन पे जो है ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पर क्या ये डिसीजन ऐसे ले सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं करे? नहीं, इनके डिसीजन का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। किस आधार पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को वायलेट करता है, जबरदस्ती किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो आप, या मेलाफाइड इंटेंशन से, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है उसको डिस्क्वालीफाई करते टाइम, एंड डिसीजन इज अब्रप्ट एंड परवर्स, और दूसरा क्या है, आपने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, तो इन आधार पर स्पीकर के डिसीजन को क्वेश्चन किया जा सकता है और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। तो क्या मैं ये पूछूं कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन क्या जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। और ये किस जजमेंट में आया? श्रीमंत बाला साहेब पाटिल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ कर्नाटका 2019 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड। द फर्स्ट इज 1992 में बहुत फेमस केस है क्योटो होलोहन वर्सेस जैक्सिलो और अदर्स। स्पीकर का डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज सेड टू बी फाइनल, है ना। ये इस जजमेंट से ये आया। दूसरा है रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कहता है इट कैन बी कन्फर्ड फ्रॉम द मेंबर्स कंडक्ट। ये जरूरी नहीं है कि क्लियरली किया जाए, मेंबर के कंडक्ट से भी आप ये पता लगा सकते हो कि इसने डिफेक्ट किया है। सम अदर केसेस आर लाइक 1996 का जी विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर तमिलनाडु एंड 2020 का केशव मेघा चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कुछ हैं जो केसेस हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, ये एंटी डिफेक्शन का लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला तो क्या है, देखो ये मर्जर को अलाउ कर रहा है ना, मर्जर को डिफेक्शन में काउंट नहीं करता, 2/3 मर्जर को काउंट नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि ये लेजिस्लेटर्स जितने भी हैं उनके कंडक्ट के लिए उनको अकाउंटेबल बनाता है ना, तो वो सोचेंगे डिफेक्ट करते टाइम, डिफेक्शन करते टाइम। नेक्स्ट इज दे इंश्योर पार्टी स्टेबिलिटी, पार्टी एंड पॉलिटिकल सिस्टम विल बी स्टेबलाइज एंड देन डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है। और ये एंटी डिफेक्शन क्या है, मटेरियल गेन के लिए रोकता है कि कोई मटेरियल गेन के लिए, अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी में अच्छी पोस्ट मिल रही है तो मैं इस पे स्विच कर जाता हूं, इन मटेरियल गेन्स के लिए डिफेक्शन को रोकता है। डेमोक्रेसी को रिइंफोर्स करता है और करप्शन के साथ
फाइट करता है ना। जनरली डिफेक्शन का मतलब ही होता है टू बेसिकली गेट मटेरियल गेन्स या फिर करप्शन, है ना। तो नॉर्मली तो ऐसे कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्ट नहीं करेगा। डिफेक्शन के जनरली यही रीजंस होते हैं, तो इनको एंटी डिफेक्शन के तहत प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एंटी डिफेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।